शहजाद, आप सबसे पहले बताइएगा, इस्लामाबाद से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और कुछ तो बड़ी तशवीशनाक और ख़तरनाक भी इस निज़ाम से मुतल्लिक, ख़ासकर ये जो कन्फ्रंटेशन है इंतज़ामिया और अदलिया की, उस मुतल्लिक क्या समझते हैं, कहाँ तक ये बात जा सकती है? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, इस वक्त हमारे सामने कोई डिटेल जजमेंट नहीं है। कुछ सवालात यकीनन हम सब के जहनों में है जो कि डिटेल जजमेंट से मालूम चलेंगे, और उस पर कुछ चीज़ों पे एतराज़ भी है हुकूमती पार्टियों का। मिसाल के तौर पे जैसे एक नुक्ता है जिसमें ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने कोई सर्टिफिकेट जमा करवाया हो, एफिडेविट जमा करवाया हो या अपनी वाबस्तगी किसी लेवल पे भी जाहिर की हो, तो वो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 39 लोग हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कंसिडर किया जाएगा। लेकिन फिर जो तीसरी शिक थी उस ऑर्डर की, जिसमें था कि अगर कोई भी आपने डॉक्यूमेंट या वाबस्तगी नहीं जाहिर की तहरीक इंसाफ से, तब भी आपको 15 दिन का मौका मिलेगा। तो ये क्यों दिया गया है, उसकी बुनियादी वजह तो उन्होंने बताई है, लेकिन डिटेल में हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। और 15 दिन क्यों कर दिए हैं जबकि शेड्यूल में 3 दिन होते हैं। फिर एक नुकता ये भी है कि जो है, अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं इन चेंबर, आपको 8 जजेस को। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जिस पे मजीद क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन देखिए, बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये है, जिस पर 11 जजेस का इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 13 जनवरी का फैसला था सिंबल वाला, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। और सबने यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जमात होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे आप बताइए कि हमारा आइन तो ये भी कहता है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इतना बड़ा भंड मारता है कि वो एक पार्टी को तस्लीम ही नहीं करता और उनके तमाम लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कर देता है। मैं तो अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि किसी को फॉर्म नहीं जमा करवाने दिया गया, किसी के फॉर्म छीन लिए, किसी को उठा लिया गया, बल्लेबाज का निशान दिया तो उसको डिनाई कर दिया गया, और रात 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और 12 बजे तक डेडलाइन थी। तो कितना वक्त था फिर आप अपना जाके फैसला बदलते? इन चीज़ों में जाए बगैर भी अगर आप देखें कि अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलती है, तो फिर उस गलती का क्या करें? क्या उस गलती को दुरुस्त ना करें? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जो अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, इतने अरसे के बाद वेट किया जाए, इंतजार किया जाए कि 20 साल बाद जाके इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, जब उसको आप दुरुस्त नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक जजमेंट दे सकते हैं कि वो गलती हुई थी। तो मुझे हुकूमत से ये सवाल उनसे ये बनता है कि इसमें आपका क्लेम क्या है कि अगर गलती हुई है तो उसको जाने दें एज इट इज, कुछ ना करें उस हवाले से। और दूसरा, वैसे भी हमें सबको पता है कि ना कानूनी तौर पे, मेरी नज़र में एटलीस्ट, ये सीट्स हुकूमत की बनती हैं, ना एथिकली और मॉरली उनकी ये सीट्स बनती हैं। ये सीट आप नहीं जीते हैं, जितने प्रोपोर्शन से आप जीते हैं वो सीट आपको मिल चुकी हैं। तो इसकी मजीद बात तो हम करेंगे, लेकिन अब ये जो आपने सवाल किया और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फैसला तो आ गया है लेकिन किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अब देखिए, हम सबको पता है ये हुकूमत का अकेले का फैसला तो हो नहीं सकता। जब तक उनको सपोर्ट ना हो इदारों की, वो इस हद तक नहीं जा सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। लेकिन फिर माजी की मिसालें दी जाती हैं। आपने पहले करके देखा, मेरे ख्याल से तो आइन की किताब तो उसी वक्त आपने कम से कम बंद कर दी थी जब 2 सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, आप लोगों ने नहीं करवाए। फिर जब असेंबली ने मुद्दत पूरी कर ली, फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे या 90 दिन के अंदर होने थे, वो आपने नहीं करवाए। तो आइन की किताब बंद करके आप फैसले तो कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आपने नहीं इंप्लीमेंट किया। अब अगर ये हुकूमत समझती है कि नहीं, हम मुस्तकिल इस किताब को बंद कर देंगे या माजी में जिस तरह आइन को तोड़ा गया वो करना चाहते हैं, तो वो करके भी देख लें। लेकिन स्टोरी क्या बनाएंगे? उस वक्त तो आपके पास एक स्टोरी थी कि यहाँ पे ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं जिनकी सियासी लीनिंग है, सियासी वाबस्तगी है, या वो जो बेंच बनाते हैं वो लाइक माइंडेड जजेस का बेंच होता है। यहाँ पे क्या स्टोरी है आपके पास सेल करने के लिए? ये फुल कोर्ट है और फुल कोर्ट में एक फैसला 8-5 का है, लेकिन 11 जजेस इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलती की है। यहाँ पे आप क्या इल्जाम लगाएंगे? यहाँ पे तो फुल कोर्ट का जो फैसला है वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद एक कमेटी ने किया है, फुल कोर्ट इसमें बैठा हुआ था। तो यहाँ पे आपके पास सेल करने के लिए स्टोरी क्या है? उस वक्त तो जैसे भी बॉन्डी स्टोरी आपने सुना दी, जबकि एप्लीकेबल मेरे ख्याल से उस वक्त भी नहीं थी। जो आइन में था, जो किताब में था, वो आपने करना चाहिए था। लेकिन अब अगर वो लड़ाई को इस हद तक लेके जाना चाहते हैं कि नहीं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हम नहीं मानेंगे, तो मुझे तो नहीं पता फिर ये निजाम किस तरह चलाएंगे आगे। हाँ, कानूनी तौर पे आप अपनी फाइट लड़ें। आपको लगता है कि नजरसानी की जरूरत है, आप नजरसानी करें। आप दरख्वास्त लेके जा रहे हैं कि जब तक इसकी नजरसानी का फैसला नहीं हो जाता आप उस पर स्टे दे दें। कानूनी हथकंडे आप अपनाएं। लेकिन जिस किस्म की इतलात आ रही है कि नहीं, कम वोट में ये फैसला ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा, ना हुकूमत, ना हुकूमती इदारे, उससे तो फिर आप समझ लें, जैसे मैंने कहा, पहले आइन की किताब बंद की थी, अब आप उसको आड़ के ही फेंक दे अगर ये शौक हो रहा है आपको। फिर
शहजाद ये बताइएगा, इस्लामाबाद में हम बड़ा सुन रहे हैं, कयास आराइयाँ हो रही हैं कि मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं और ख़ासकर निज़ाम के लिपट जाने की भी बात कर रहे हैं। बड़ी तशवीश के साथ हमें ये कहना पड़ता है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ है और फ़ज़ा में बड़ी टेंशन है क्या? अच्छा, मैं डायरेक्टली इस तरह की बातों का प्रिवी नहीं हूँ। मैं मेरे ख्याल से मुझ तक डायरेक्टली इस तरह की बातें नहीं पहुंचती, लेकिन जब कुछ लोग बैठते हैं इनडायरेक्टली ये गॉसिप सुना रहे होते हैं कि अगर फाइनली कुछ नहीं हुआ तो फिर शायद एक ऑप्शन इमरजेंसी का बचेगा, क्योंकि अगर अदलिया इस तरह के फैसले देती रही जो हुकूमत को इस वक्त सूट नहीं करते, इदारों को सूट नहीं करते, फिर शायद एक लास्ट ऑप्शन होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि इस वक्त वो टाइम है, क्योंकि इससे कुछ गेन नहीं होना ना। आप मतलब इन दी एंड हासिल क्या करना चाहते हैं? मिसाल के तौर पे आपने पार्टी का सिंबल ले लिया, वो पार्टी फिर भी जीत गई। आप कह रहे हैं पार्टी को बैन कर देंगे, तो पार्टी बैन करके क्या इमरान खान खत्म हो जाएंगे, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, उनके फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दी एंड आप अचीव क्या करना चाहते हैं इससे। अगर आप ये समझते हैं कि किसी ने आके ये कह दिया कि पीटीआई और ये रियासत पाकिस्तान साथ नहीं चल सकती, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, तो ये माजी में भी बयानात हम इस किस्म के सुनते रहे। मैं तो आपको याद है, आपके सामने इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैंने बताया था कि एक बड़ी शख्सियत ने हमें बुलाकर बताया था कि रॉ के एजेंट निकले। इस हद तक नवाज शरीफ जो है वो खतरा है मुल्क के लिए। आज नवाज शरीफ साहब की पार्टी इक़्तिदार में है, उनका भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है। तो ये बातें तो हम पहले भी सुन चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता फिलहाल कि इमरजेंसी लग सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे कुछ हासिल होगा। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन रीमा आप बताइएगा, क्या जो हुकूमत पोजीशन ले रही है वो जायज़ है? जी शुक्रिया लीना। हुकूमत से पे आने से पहले एक दो बातें मैं करना चाहती हूँ। ओवरऑल जो नैरेटिव है इस जजमेंट के अराउंड दोनों तरफ से, आई हैव टू से, कोई रूम नहीं है कि आप कानून पे, आइन पे बात कर सकें, आप अदालत की जुरिस्डिक्शन पे बात कर सकें, जो मेरी नज़र में एक जेन्युइन डिबेट है कि अगर अदालत कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट जो है वो फाइंडिंग उसकी देती है तो वो किस हद तक जा सकती है उसे एड्रेस करने के लिए, या जो अग्रीव्ड पार्टीज हैं उन्हें रिड्रेसल देने के लिए। दुनिया भर में ये डिबेट्स होती हैं और होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट अहम डिबेट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने इस केस को क्या बना दिया कि कुछ जजेस हैं जो एक्सटेंशन चाहते हैं, कुछ जजेस हैं जो एक्सटेंशन को अपोज कर रहे हैं। तो हमने, अगर हम उनकी फेवर में भी हैं, हमने उन जजेस को भी कॉम्प्रोमाइज दिखा दिया कि वो आइन कानून पे फैसला नहीं कर रहे, वो यहाँ ये फैसला नहीं कर रहे कि क्या पीटीआई एक पार्लियामेंट्री पार्टी थी, क्या पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे वो इंडिपेंडेंट्स थे या पार्टी कैंडिडेट्स थे। वो ये फैसला कर रही है कि अगर हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो फिर वो क्या तरमीम लाएंगे और उससे किसको एक्सटेंशन मिलेगी, उन्होंने इसको सामने रख के फैसला किया है। बहुत खतरनाक बात है। दूसरी तरफ ये कहना, और अलीना मैं एक नई बात एक सुनी है कि अगर आप खातून हो, मुझे लोग ये कहते हैं क्योंकि मुझे इमरान खान हैंडसम लगते हैं इसलिए मैं इस जजमेंट को सपोर्ट कर रही हूँ, और अगर कोई मर्द है तो उनकी बीवी, उनकी बहन या उनकी माँ, उनको इमरान खान हैंडसम लगते हैं इसलिए वो जो जजमेंट है उसको सपोर्ट करें। ये इतना गलीज बयानिया है। और आप देखें कि जिन 8 जजेस ने, बल्कि फैसला तो 3 जजेस और ने भी वही किया है जिस पे हुकूमत तनकीद कर रही है, उनके ऊपर भी जिस तरह की कैंपेनिंग हो रही है, तो दोनों तरफ से अनफॉर्चुनेटली आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रिजर्व सीट्स, क्यों इनके पीछे मकसद क्या है, ये कहीं खो के रह गया है। हर किसी को आपने डाल दिया है इस बॉक्स में कि वो आप जिस पॉलिटिकल नैरेटिव को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट है। एंड दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, आई हैव टू से, क्योंकि ये जजमेंट जो है ये जेन्युइनली एक कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट थी और इसमें बेहतर होता कि हम उसके जो कम्प्लेक्सिटी है उसको समझ के आगे बहस करते। दूसरी चीज अलीना, मुझे हुकूमत इस वक्त जो तनकीद कर रही है उन्हें जो फैसला है उसको समझने की जरूरत है। पहले जब सुप्रीम कोर्ट चाहे वो अपनी अपेलेट जुरिस्डिक्शन में या किसी और जुरिस्डिक्शन में, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई केस सुन रही होती है, वो सिर्फ पार्टीज तक अपने आप को महदूद नहीं कर सकती। ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला फैसला आया उससे नवाज शरीफ बहुत बड़े बेनिफिशियरी थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, लेकिन वो तो पार्टी नहीं थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी प्रोविजन की तशरीह की, उन्होंने कहा कि 62(1)(f) के तहत कोई डिक्लेरेशन नहीं हो सकती जिससे आप किसी को नाअहल कर सकें, और उन्होंने समीउल्लाह बलोच का जो फैसला था उससे ओवरटर्न किया। अब बहुत से लोग हैं जो उसके बेनिफिशियरी बने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेसिफिक इशू पे फाइंडिंग दे रही थी। इस केस में भी काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंदो खेल का जो ओपिनियन है उसमें उन्होंने लिखा है
कि पीटीआई उनके सामने पार्टी नहीं थी, पीटीआई ने ये चीज चैलेंज नहीं की, लेकिन वो जिस सवाल को देख रहे हैं वो है रिजर्व सीट्स का मामला, कि रिजर्व सीट्स किसको मिलनी चाहिए। और चाहे पीटीआई पार्टी नहीं है, अगर रिजर्व सीट्स पीटीआई को भी मिलनी चाहिए तो अदालत के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो फैसला करे। ये एक बहुत सिंपल सी चीज है जो मुझे नहीं मालूम, शायद लोग इतने फेमिलियर नहीं है अदालत किस तरह फैसले करती है उससे, अदालत की जुरिस्डिक्शन से, जो इस पे तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और चले तशवीश तक भी ठीक है, आपका हक है, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, लेकिन ये कहना ये एक्सट्रीम पोजीशन के डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ गई, आइन का खिलवाड़ हो गया, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, ये सब जो वर्ड्स है ना, इनको हमने मीनिंगलेस कर दिया है, क्योंकि हम तनकीद प्रोपोर्शनेट तरह से नहीं करते। हर चीज हमारे लिए डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, री राइटिंग, खिलवाड़ ये है। और ये बहुत ही अजीब सी फॉर अ लॉयर, ये एक बहुत अजीब सी आपको पोजीशन में डाल देता है, बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि रेटरिक इतना एक्सट्रीम है कि आपको लगता है कि उसको फैक्ट्स, लॉजिक, वो कहीं खो से गए हैं, इससे आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक और जजमेंट की मिसाल दूं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है कहने वाली कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपनी डिक्लेरेशंस फिर से जमा करवाएं। बाय द वे ये भी बिल्कुल गलत है, आइन ये नहीं कहता कि 3 दिनों में आपने डिक्लेरेशन करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट पीछे चली गई है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है पीटीआई के कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंस थे ही नहीं, तो अगर क्योंकि इब्हाम है कि वो किसके कैंडिडेट्स हैं, उनको एक और मौका दिया गया है कि अपनी एफिलिएशन क्लियर करें। कानून इस पे, आइन इस पे साइलेंट है। आप समझ रही हैं डिफरेंस? अगर आप एक इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट हैं तब आपके पास 3 दिन होते हैं कि आप एक पार्टी चूज करें, वो आइन में है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रही कि इंडिपेंडेंस फिर से 3 दिन में करें, वो कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी वाबस्तगी फिर से जाहिर करें ड्यू टू द peculiar circumstances of the case। और वो peculiar circumstances क्या हैं वो हमें डिटेल जजमेंट में पता चलेगा, फिर हम बहस कर सकते हैं कि क्या लीगली जस्टिफाइड था अदालत का ये कहना या नहीं। लेकिन ये अदालत करी है, वो उससे पीछे गई है उस 3 दिन की मोहलत से। मैं आपको ये कह रही थी कि 15 दिन यहाँ उन्होंने कहा, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जो नून लीग ने, हुकूमत की बाकी जो जमातें हैं उन्होंने सेलिब्रेट की थी एट दैट टाइम, उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शंस थे। और उस वक्त पीटीआई हैव टू से यही तनकीद करी थी कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है स्पीकर को कहने वाली कि आप 10:30 बजे अगले दिन उससे पहले इजलास बुलाएं। आइन तो स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं इख्तियार देता। वो वही पूछ रहे थे 10:30 बजे कहां से आए, किस कानून में लिखा है, किस आइन में लिखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी क्योंकि उस वक्त स्पीकर और इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो आईनी ओवरऑल प्रोसीजर है उसको फ्रस्ट्रेट कर रही है, इसलिए अदालत को ये देना पड़ा, ये डायरेक्शन देनी पड़ी। वहां अदालत ने स्पीकर को, और अलीना वहां पे तो एक एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 69 जो कहती है कि कोई अदालत जो मजलिस शुरा या आपकी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स है उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसको हम रीड डाउन करेंगे। अगर आपका जो भी अमल है या आपके जो इकदाम है वो आइन से अगेंस्ट है तो फिर अदालत कर सकती है। इस सब को आपने सेलिब्रेट किया कि स्पीकर को आपने इजलास बुलाने पे मजबूर किया, आपने स्पीकर की जो किस तरह प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करनी है उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी कि इसके बाहर स्पीकर कुछ नहीं कर सकते। आपने आर्टिकल 69 को रीड डाउन किया, मेरी नजर में बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन तब नून लीग ने सेलिब्रेट किया। आज नून लीग ये सवाल उठा रही है कि पीटीआई तो पार्टी नहीं थी, जो रिलीफ नहीं मांगा वो कैसे दे दिया। बिल्कुल ये समझ से बाहर है। ये वही दिखाता है अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर कि आपको ये जजमेंट नहीं पसंद, इसलिए आपके लिए ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो जजमेंट आपको पसंद है वो अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। इसके अलावा कोई लीगल रीजन तो मुझे समझ नहीं आता। और जस्टिस काजी फाहिज ईसा और जस्टिस बंदोखेल शायद ना चाहते हुए वो उनको भी इसमें पीस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही फैसला किया है। पीटीआई को जो पार्टी नहीं है उसको पार्लियामेंट्री पार्टी तस्वुर किया है, उनके लोगों को कम सीट्स लेकिन फिर भी सीट्स दी हैं। तो ये क्या करना चाह रही है हुकूमत? इतना ज्यादा, इतना अग्रेसिव मुहिम, इतनी डेफेमेटरी मुहिम जजेस के खिलाफ, जो लोग इस जजमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ, ये आने वाले दिनों में अगर आपको लगता है स्टेबिलिटी इससे आएगी तो नहीं आएगी। सो कानूनी तौर पे और इवन अदरवाइज अलीना, हम सब ने देखा है ये इलेक्शन किस तरह हुए थे। मुझे तो ये स्वॉलो नहीं होता कि आप किस मॉरल बेसिस पे, और मैं ज्यादा मॉरलिटी की बात नहीं करती इस शो पे, लेकिन यहाँ पे सच ये खटकती है आपको बात कि आप इतनी अग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं जबकि आपका मॉरल स्टैंडिंग इस वक्त नहीं है बिल्कुल।
हमें मालूम है इस तक किस तरह पीटीआई के लिए हर्डल्स क्रिएट किए गए। अब किस हद तक वो जस्टिसेबल है नहीं है इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इन हर्डल्स को झुटलाना और अपनी मॉरल एक क्लेम जो है उसको दिखाना कि आपका है, ये सच में नहीं समझ आती। लेकिन ऑन द अदर हैंड अलीना, जिन्होंने इस 8 मेजॉरिटी के अलावा बाकी जजेस थे उनको आपने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज बना दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा फैसला नहीं किया जो आपको पसंद है। ये भी मुझे जेन्युइनली इसकी तशवीश है, क्योंकि जो जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस मंदोखेल का ओपिनियन है उसमें भी बहुत वजन है कि वो सिर्फ पीटीआई के जिन्होंने अपनी एफिलिएशन डिक्लेयर की है किसी भी तरह सर्टिफिकेट से के साथ या नहीं, उन्होंने उसको सिर्फ पीटीआई का कैंडिडेट जो है वो तस्वुर किया है, वो उससे माजी में नहीं गए। उन्होंने कहा हम नहीं ये डिसाइड कर सकते कि एसआईसी किसी ने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है, नहीं। समझ में आती है ये बात, इस पे डिबेट हो, लेकिन इसको ये कहना कि ये सिर्फ एक्सटेंशन के लिए किया गया, ये अनलेस आपके पास बहुत ठोस एविडेंस है इसके लिए, आपको मेरा नहीं ख्याल ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी जब आप ये बात कर रही हैं, आप जब ये बात कर रही हैं कि अपने अपने कैंप्स जुडिशरी के अंदर भी बना दिए गए हैं, वहाँ पर भी डिवाइड किया जा रहा है, तो एक और मामला जो कल सामने आया एडहॉक जजेस लगाने का, उसके ऊपर भी उसको जोड़ा जा रहा है इस मामले से, और ये कहा जा रहा है कि ज़रूरत इसलिए पड़ी इसकी कि कहीं ना कहीं रिव्यू में फ़ायदा हो सकता है, या अपने मर्जी के हुकूमत केसेस में अपने मर्जी के फैसले ले सकती है, इसलिए ये सारा इकदाम किया जा रहा है। आप इस इकदाम को किस तरह से देख रही हैं? ये जो अफवाहें होती हैं और ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है, मैं इससे दूर रहती हूँ। इवन जो आप ये बात कर रही थी कि रियासत ने फैसला कर लिया है, इस जजमेंट को नहीं माना जाएगा, पीटीआई को बैन किया जाएगा, ये फियर मॉन्गरिंग है और मैं पर्सनली पसंद नहीं करती। पीटीआई को तो बैन करने का ऐलान किया रीमा, बात सुनेंगी नहीं वैसे ही मैं कह रही हूँ, सॉरी, पीटीआई को तो बैन करने का ऐलान किया है, इस पे डट गई है। मैं सुन रही थी कल जो ये खबर दे रहे थे कि रियासत ने फैसला कर लिया है, वो अदालत को भी मैनेज कर लेंगे। ये बातें अगर हम हर रोज अपनी टीवी स्क्रीन पे सुनेंगे तो हमें भी वो रहेगी नहीं कैपेसिटी कि हम किसी चीज को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट कर सकें। सो जो एडहॉक जजेस का मामला है, मेरा इस पे मौकफ ये है कि जहां पे परमानेंट जजेस हैं वहां एडहॉक जजेस नहीं अपॉइंट होने चाहिए अनलेस कोई बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन हो जो आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, क्योंकि वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप किसी हाई कोर्ट के जज को फॉर 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगा दें, उन पे हमेशा ये प्रेशर रहेगा कि उन्होंने किस तरह के फैसले करने हैं। ऐसा ना हो अगर उन्होंने परमानेंटली सुप्रीम कोर्ट आना है बाद में, इस तरह के जो आपकी मोटिवेशंस होती हैं, आप किसी को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। इसलिए एडहॉक का पूरा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहां परमानेंट जजेस हैं इसको डिसअप्रूविंगली देखते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी के से कंपैटिबल नहीं है। लेकिन ये कहना लीना कि इसके पीछे नियत ये है कि आपने पीटीआई को बैन करना है, ऑनेस्टली ये समझ नहीं आती, क्योंकि फिर आप कह रहे हैं कि रियासत ने पूरी ये जो कमेटी है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी फाइजीसा, इन सबको मैनिपुलेट किया हुआ है, वो अपनी पसंद का बेंच बनवाएंगे। और आपने जस्टिस मियां खेल के तो फैसलों का हम हवाला देते हैं, उनको भी आपने इतना कॉम्प्रोमाइज बना दिया कि वो एक सियासी जमात को बैन कर देंगे। इसमें बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन है। मैं पर्सनली लाइक आई सेड इससे दूर रहती हूँ, और मैं इसमें अगर मैं इस पे सोचूं तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा इस तरह का कोई फैसला आने के लिए। और तो मैं ये भी समझना चाह रही हूँ, कुछ नहीं कर सकता, उसमें फैसला कर लिया तो वो वही करवाएगी। और मैं इसके जनरली अगेंस्ट हूँ कि हम हर वक्त टीवी पे यही सुने। हम देख रहे हैं अलीना, लोग जो है अच्छा बट पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता तो फिर हम भी चाहते हैं कि हम उसके ऊपर सवाल करें और पूछें एक्चुअली भी इस तरह की चीजें हैं या लोग ऐसे ही बस हवा में उड़ा रहे हैं चीजें। बट एक चीज जरूर मुझे बताइएगा रीमा, एक सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस अलीना, जब आप हाईलाइट हम ये करते हैं ना कि रियासत जो डंडे के सामने सब खामोश हो जाते हैं, प्लीज ये भी हाईलाइट करें कि इस डंडे के सामने पाकिस्तानी कौम ने बहुत रेजिस्टेंस भी दिखाई है। और इस वक्त भी लोग हैं जो पावरफुल पोजीशंस में है, चाहे हमारे मीडिया में हो, चाहे हमारी जुडिशरी में हो, चाहे हमारी सिविल सोसाइटी में हो, वो बस डंडे के सामने खामोश नहीं हो जाते। सो जब हम इस तरह का खौफ पैदा करते हैं कि सब खामोश हो जाएं, ब्लैकमेल हो जाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नॉट एट ऑल, दैट गोज विदाउट सेइंग कि ऐसी हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। नहीं मैं अपनी नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि ऐसे बहुत कोई नहीं करता एब्सोल्युटली, लेकिन ऐसी हमारे पास बहुत सी मिसालें जो हमें देखने को मिलती हैं जो जिन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए बिल्कुल मुख्तसरन, ताकि हम जरा इसके दूसरे पहलू पे भी गौर करें। जो रिव्यू में हुकूमत गई है, नो वरीज, जो रिव्यू में हुकूमत जा रही है, कितना चांस है हुकूमत के पास कि उनके हक में कुछ आ सकता है?
honestly मुझे डिटेल रीजनिंग पढ़ना, I'll have to read the reasons for this order. अभी नहीं कह सकते। ये जो 15 दिनों वाला है, रिव्यू में जाएंगे ना, देखेंगे मसूद के, बट रिव्यू में जाएंगे ना, वही बेंच होगा, वही, और तो कोई आ नहीं सकता, राइट? तो अदालत ने कोई गलत, जो एडॉक जजेस हैं वो इस रिव्यू बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, ये 13 रुकनी बेंच ही होगा। वही होता है जिस बेंच ने फैसला दिया होता है वही रिव्यू में होता है, लेकिन अगेन हमने देखा है रिव्यू में फैसले ज्यादा नहीं लेकिन कभी कभी बदल भी जाते हैं। तो ये जजेस का सीरियसली अगर आप डिटेल रीजन देखेंगे उसमें आपको नजर आएगा कि नहीं सपोर्ट होती कुछ डायरेक्शंस, शायद जजेस उसको रिव्यू कर लें, इसमें मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती डिटेल रीजंस देखे बगैर। ठीक है।